अब चलते हैं चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर पर। सो देखो, सबसे पहले मैंने मेंशन कर रखा है सम ऑफ द जनरल व्यूज जो आप ज्यादा से ज्यादा लिखोगे 2A में अगर क्वेश्चन आता है या फिर 2B में भी क्वेश्चन आता है कि वेदर द वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम मल्टीलैटरलिज्म या फिर सॉरी यूनिपोलैरिटी, या वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स बाइपोलैरिटी, इज इट इमरजेंस ऑफ कोल्ड वॉर 2.0, इज चाइना गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर। इन सब के क्वेश्चन में यू कैन मेंशन दिस एज, या तो नीचे में सजेशन, ठीक है ना, ये ऊपर में नहीं आएगा। ऊपर में सबसे पहले आप सारे डिबेट्स डालोगे। अगर क्वेश्चन चाइना के ऊपर है तो वाई चाइना, वाई नॉट चाइना। क्वेश्चन यूएस का डिक्लाइन है, वाई डिक्लाइन, वाई नॉट डिक्लाइन। यूनिपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी है तो वाई यूनिपोलैरिटी कंटिन्यूइंग, वाई मल्टीपोलैरिटी। उसके बाद यू कैन ब्रिंग इन ऑल दीज आइडियाज, जिसमें सबसे पहले बैरी बुजा का एक टर्म है डिसेंटर्ड ग्लोबलिज्म, वेयर ही सेज कि जो एक नया इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसका सिचुएशन क्या होने वाला है। यूएसए लोन सुपर पावर नहीं रहेगा, चाइना रिप्लेस नहीं करेगा, रादर देयर विल बी मेनी ग्रेट पावर्स एंड रीजनल पावर्स बट नो सुपर पावर। ये है इनका डिसेंटर्ड ग्लोबलिज्म, कि यूएसए सुपर पावर नहीं रहेगा लेकिन चाइना रिप्लेस भी नहीं करेगा, रादर देयर विल बी मल्टीपल नेशंस। ठीक है ना, न चाइना यू इंडिया में से कोई सुपर पावर नहीं रहेगा, न यूएस रहेगा लंबे टाइम तक सुपर पावर। ठीक है ना, तो इसी को वो कहते हैं डिसेंटर्ड ग्लोबलिज्म। एक और टर्म आएगा, आप सर्च कर लेना, दैट इज G0 ऑर्डर। G0 ऑर्डर में क्या है कि कोई भी ग्लोबल सुपर पावर नहीं रहेगा। सपोज करो क्वेश्चन आएगा इमरजेंस ऑफ G2, तो इमरजेंस ऑफ G2 में आप G2 के प्रो G2 क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, वो डिबेट करने के बाद यू कैन ब्रिंग इन दिस आइडिया। बैरी बूजा टॉक्स अबाउट डिसेंटर्ड ग्लोबलिज्म, जहां की यूएसए सुपर पावर नहीं रहेगा, चाइना यूएसए को रिप्लेस नहीं करेगा, एंड रादर देयर विल बी मल्टीपल नेशंस विथ देयर ओन स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, ये है बैरी बुजा का आइडिया। चलो G0 पहले वाले में मेंशन है ना, तो चलो ठीक है, मैं बस बता दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि हर एक में ये सारे डालोगे। डिपेंडिंग ऑन, सपोज करो 20 मार्कर है तो 20 मार्कर में दोनों डिबेट के बाद में करीब करीब आपके पास एक पन्ना रहेगा। एक पन्ना में एक जगह पहले आपने बैरी बूजा का आइडिया एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन सिर्फ मत लिख देना बैरी बूजा टॉक्स अबाउट ये डिसेंटर्ड ग्लोबलिज्म। यू विल एक्सप्लेन डिसेंटर ग्लोबलिज्म वेयर, ऐसे ऐसे ऐसे, 2 से 3 लाइन में खत्म। फिर ऑन दी अदर हैंड अमिताभ आचार्य टॉक्स अबाउट मल्टीप्लेक्स ऑर्डर। ठीक है, तो G0 हो गया, ये हो गया। उसके बाद आता हूं, पहले मल्टीप्लेक्स ऑर्डर पर आता हूं, फिर इसके ऊपर वाला लाइन पर आ जाता हूं। वो एक चीज बीच में छूट गया। देखो, मल्टीप्लेक्स ऑर्डर का 2 टर्म है, दैट इज मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, देयर विल बी ग्रोइंग नंबर एंड डाइवर्सिटी ऑफ एक्टर्स। और अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है, अब यहां पे क्वेश्चन आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबलाइजेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीलैटरलिज्म। क्योंकि यहां पे जो इनका जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स है ना, यहां पे बात है कि स्टेट्स आर नॉट दी ओनली एक्टर्स। सो जब क्वेश्चन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू सोवरेनिटी का भी क्वेश्चन आएगा ना, डिक्लाइन ऑफ सोवरेनिटी या फिर सोवरेनिटी कंटिन्यूइंग, अगर आपको याद है ग्लोबलाइजेशन वाला जो डिबेट है, तो हम डेविड हेल्ड से कंक्लूड करते हैं। ठीक है ना, वेयर ही इज टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। उसी में आप इसकी भी अमिताभ आचार्य के मल्टीप्लिसिटी की बात कर सकते हो, दैट अमिताभ आचार्य इन हिज मल्टीप्लेक्स ऑर्डर हैज टॉक्ड अबाउट मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स वेयर नॉट ओनली स्टेट्स बट ऑल्सो देयर विल बी मल्टीपल अदर एक्टर्स विच विल इन्फ्लुएंस द ग्लोबल ऑर्डर। जैसे कि देखो, वही लिखा हुआ है, नॉट जस्ट स्टेट्स बट ऑल्सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस, एनजीओज एटसेट्रा। जैसे आज के डेट में देखो, रेड क्रॉस का इन्फ्लुएंस देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल का इन्फ्लुएंस देखो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का इन्फ्लुएंस देखो, कई सारे एनजीओज हैं।
सो वही बात कर रहे हैं दैट स्टेट्स विल आर नॉट द ओनली प्लेयर इन्फ्लुएंसिंग द ग्लोबल ऑर्डर। और अब यहां पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लेक्स ऑर्डर में, दिस ऑल्सो शोज द लिमिटेशन और चैलेंज ऑफ रियलिज्म। क्यों? क्योंकि रियलिज्म क्या कह रहा है, दैट स्टेट्स आर दी की एक्टर, स्टेट्स आर दी ओनली एक्टर, यही कह रहा है ना रियलिज्म। जबकि इनका मल्टीप्लिसिटी या मल्टीप्लेक्स ऑर्डर का मल्टीप्लिसिटी क्या कह रहा है, दैट स्टेट्स के अलावा देयर विल बी मल्टीपल अदर एलिमेंट्स। ओके, तो आप इसे लिबरलिज्म में भी ला सकते हो, सपोर्ट फॉर लिबरलिज्म एंड अ क्रिटिक ऑफ रियलिज्म। ओके, इस तरीके से सेम आइडिया को यू कैन ब्रिंग इट इन। अब ये देखो, अब ये आइडिया यू कैन ब्रिंग इट इन पेपर 1A, पेपर 2A, पेपर 2B, आप तीनों जगह ला सकते हो। ओके, सो इट इज नॉट कि आपने कितना याद कर रखा है, जो याद कर रखा है उसे कितने तरीके से आप यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो इश्यूज है ना, इश्यूज आर नॉट ओनली लिमिटेड टू स्टेट रिलेशंस। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियाज लाइक क्लाइमेट चेंज, कोई भी स्टेट अकेले नहीं हैंडल कर सकता, इट विल फोर्स यू टू कोऑपरेट। आइडियाज लाइक टेररिज्म, आइडियाज लाइक ग्लोबल कॉमन्स, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज। सो वही कह रखे हैं दैट देयर विल बी कॉम्प्लेक्सिटी, दैट देयर विल बी मेनी ट्रांस बाउंड्री इश्यूज which will become more and more prominent, more and more urgent. These are multidimensional and impossible to be addressed at the national level. कि ऐसे challenges हैं that one state at a time cannot solve. रिफ्यूजी क्राइसिस एक स्टेट नहीं सॉल्व कर सकता, क्लाइमेट चेंज एक स्टेट नहीं सॉल्व कर सकता, टेररिज्म एक स्टेट अकेले नहीं सॉल्व कर सकता। सो दैट इज व्हाई ही सेज कि अब एक्टर्स भी ज्यादा हैं और उनके बीच में का जो इंटरेक्शन है वो भी बहुत ज्यादा है। सो यहां भी सपोज करो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आइडियाज ऑफ रियलिज्म एंड प्रिवेलेंस ऑफ रियलिज्म, तो वही बोल रहे हैं इनकी कॉम्प्लेक्सिटी में, कि कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है दैट एट द नेशनल लेवल यू सिंपली कैन नॉट सॉल्व। तो आइडिया ऑफ नेशनल सोवरेनिटी सिंपली इट गेट्स क्वेश्चनड, कि किस बात की सोवरेनिटी भाई, जब तुम प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व ही नहीं कर सकते। ओके, सो इसमें हाँ, you can talk about, yes, you can talk about complex, yes, it is like complex interdependence of जोसेफ नाई, बिल्कुल। लेकिन यहां पे देखो, जोसेफ नाई का कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे तरीके का आइडिया है। वो कहते हैं कि यू विल बी फोर्स टू कोऑपरेट, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर इस तरीके का है, इवन इफ यू डोंट लाइक। बट यहां पे वो कह रहे हैं कि इवॉल्विंग ऑर्डर इस तरीके का हो जाएगा, तो ये तो कंप्लेक्सिटी में आ जाएगा। व्हाट अबाउट मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स, मल्टीप्लिसिटी भी तो है। सो सिमिलैरिटी यस इट इज देयर, लेकिन आप अपने आंसर में मल्टीप्लेक्स ऑर्डर में अमिताभ आचार्य का ही नाम लिखोगे। ओके, अब सपोज करो बात आती है ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, साउथ एशिया, तो वहां पे भी तो आप बात कर सकते हो, इस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर सकते हो, दैट इन साउथ एशिया देर आर सो मेनी इश्यूज। डेवलपमेंट का इशू है, टेररिज्म का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, जो नेशंस खुद से नहीं सॉल्व कर सकते, एंड दैट इज व्हाई दे नीड टू कोऑपरेट। देयर इज ए नीड फॉर ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन रिक्वायरिंग रिवाइवल ऑफ सार्क। खत्म, मिल गया एक आर्ग्यूमेंट। मामला इतना सिंपल होता है, बट आप लोग सोच सोच करके बस परेशान होते रहते हो और परेशान करते भी रहते हो। ओके, अब इसके अलावा एक ऊपर का रखा है जो मैंने मिस कर दिया। अब यहां पे देखो, सपोज करो क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू राइज ऑफ रीजनल पावर्स या राइज ऑफ मिडिल पावर्स, तो वहां पे उसके लिए ये स्टेटमेंट है दैट द शार्पनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन रशिया एंड चाइना एंड वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड वेस्ट हैज गिवन रीजनल पावर सम रूम फॉर बार्गेनिंग विथ बोथ साइड्स। सो इसीलिए ये जो एग्जिस्टिंग टेंशन है दोनों के बीच में, तो वो हमारे लिए अच्छी बात भी है और वो हमारे लिए बुरी बात भी।
अच्छी बात क्यों है? क्योंकि दिस गिव्स अस दैट maneuvering space, this gives us that leg room so that we can negotiate with both sides, seek benefits. लेकिन क्या है कि अगर टेंशन्स बढ़ जाते हैं, अगर ट्रेड वॉर्स हो जाते हैं, तो इसके कारण हर किसी को नुकसान है। और दिक्कत क्या है? माइट बी फोर्स टू चूज साइड। और हमारे लिए स्पेशल दिक्कत क्या है? दैट वी शेयर आवर अनरिजॉल्व्ड बाउंड्री विथ चाइना। तो वैसे में इंडिया के ऊपर ऑब्वियसली देयर विल बी एक्स्ट्रा प्रेशर। सो उस लिहाज से दिस स्टेटमेंट इज देयर, दिस आइडिया इज देयर। ओके, मल्टीप्लिसिटी कंप्लेक्सिटी हो गया। अब थोड़ा सा बस चाइनाज विजन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर देखो। ये मैं वैसे नहीं देने वाला था, थोड़ा सा बस ऐसे ही डाल दिया है। वी आर नॉट हियर टू डिस्कस चाइना। चाइना का वही बात वही हो रहा है, मिडिल किंगडम सिंड्रोम की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बस मिडिल किंगडम सिंड्रोम का एक्सप्लेनेशन है। आप बस टर्म लिख दोगे मिडिल किंगडम सिंड्रोम, स्पेस रहा, क्वेश्चन उस तरीके का रहा तो आप एक्सप्लेन कर दोगे। जो चाइना क्या कहता है, चाइना इज द सेंट्रल अथॉरिटी एंड ऑल अदर स्टेट्स आर द ट्रिब्यूटरी। यही है चाइना का मिडिल किंगडम सिंड्रोम, बिटवीन हेवन एंड दोज ट्रिब्यूटरीज। चाइना को क्या लगता है, भैया एक हम ही सभ्य हैं, बाकी सारे आई एम सराउंडेड बाय बारबेरियंस, और इन बारबेरियंस और हेवन के बीच में सिर्फ हम एग्जिस्ट करते हैं। और ये आइडिया किसका है? एक्सप्लेनेशन ये हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले। और ये चाइनीज ट्रेडिशनल विजडम है। और इसके कारण सपोज करो क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड चाइना, तो इंडिया और चाइना के बीच में कोऑपरेशन में प्रॉब्लम क्या है? जो सारी चीजें हमने कल पढ़ रखी ना, इसके अलावा आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्योंकि इंडिया की आइडियोलॉजी क्या है? हमारी आइडियोलॉजी है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब होल वर्ल्ड इज अ कॉमन फैमिली। चाइना का क्या है? मिडिल किंगडम सिंड्रोम। So on the one hand, India has got an idea that whole world is a family willing to cooperate with every nation, while there is China who considers other nations as tributaries and does not consider India as equal to itself. So ऐसे में क्या है? Obviously cooperation will become far more challenging. Okay? ठीक है ना? बाकी बहुत सारे जो टर्म है वो आपके पास पता होगा, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन वगैरह वाला, वो वाला टर्म मैंने जानबूझ करके मैंने नहीं डाला है। ठीक है ना? ये बस एक आइडिया, वो सब आपके पास पहले से पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, रशियन एम्बेसडर डेनिस एलिपोव विथ रिस्पेक्ट टू चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, दैट वर्ल्ड इज ट्रांजिशनिंग टू मल्टीपोलैरिटी एंड अ मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड द वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज बिकमिंग मोर एंड मोर लाउडर। इसको एग्जाम्पल कैसे है? व्हेन यू आर लुकिंग एट G20, व्हेन यू आर लुकिंग एट ब्रिक्स, यही तो एग्जाम्पल है। when you are looking at कि G20 में there is African Union as a member, when you are looking at the share of developing nations in the global economy, commitment to tackling climate change, at a time when West is retreating towards protectionism, it is the developed nations, sorry, it is the developing nations who are pushing towards globalization. ओके okay? ये सारे के सारे आप एग्जाम्पल्स डाल दोगे। हंटिंगटन ने क्या बोल रखा है? ये क्या बोल रहे हैं? ही क्लियरली, अगर आपको याद है ना, हंटिंगटन का क्या आइडिया था? दैट क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ओके, यही है ना क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाले। और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आया किस चीज के अगेंस्ट में था? इट हैड कम अगेंस्ट द आइडिया ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो बात को बोल रहे हैं ये कुछ नया नहीं है। ही इज एग्जैक्टली चैलेंजिंग द यूनिवर्सैलिटी ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज। ये जो ग्लोबल आइडिया है ना अबाउट द यूनिवर्सैलिटी ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज, दिस इज नाइव and such an idea will further antagonize other civilizations. So this is nothing but clash of civilizations. तो आप इसमें reference clash of civilization that Huntington in his book Clash of Civilizations has argued that the
belief of universalization of Western value is naive and results in antagonizing other civilizations. Full stop. ओके अब इसके साथ आप एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, जो हम बात कर सकते हैं, जो क्राइसिस है वेस्टर्न सोसाइटीज में बिटवीन द इस्लामिक वैल्यूज एंड बिटवीन वेस्टर्न वैल्यूज, जो हमने देख रखा है, जैसे कि स्वीडन में बर्निंग ऑफ कुरान की बात कर लो, या फिर फ्रांस में बैन ऑन बुरखा, बैन ऑन बुर्किनी। ये सब क्या है? ऑल ऑफ दीज आर फ्यूलिंग टेंशंस। इसका सोल्यूशन क्या है? मल्टीकल्चरलिज्म। ओके, तो ये देखो, ये क्वेश्चन कहां पे, ये पॉइंट कहां पे चला जाएगा? ये आपके 2A और 1A का आर्ग्यूमेंट है। ओके, ये कंटेंट ऑफ 1A और 2A के लिए यूज करोगे। बता दे रहा हूं, साइड में लिखते जाना। ओके, शशि थरूर, अगेन विथ रिस्पेक्ट टू चेंजिंग ऑर्डर, the multilateralism has lost its momentum under the weight of geopolitical rivalry and domestic political pressure। इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं एक्सप्लेन करने की, ठीक है। अमिताभ आचार्य, मल्टीप्लेक्स ऑर्डर, ये तो इतना एक्सप्लेन कर दिया, कोई जरूरत नहीं है। ये वही बात कर रहे हैं, डिक्लाइन ऑफ वेस्टर्न डोमिनेंस एंड ग्रेटर रोल फॉर ग्रुप्स लाइक आसियान, ब्रिक्स, C20 नहीं G20 है। ओके, ब्रिक्स, G20 एटसेट्रा। ओके, हो गया ना। फरीद जकारिया, he says it is more about rise of rest than decline of west, और बुक का नाम क्या है? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड एंड द ग्लोबल पावर इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफ्यूज्ड। ओके, ये फरीद जकारिया का स्टेटमेंट है। इट इज नॉट अबाउट डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, रादर इट इज द राइज ऑफ रेस्ट एंड ग्लोबल पावर इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफ्यूज। तो ये सारे, ये भी जो आइडिया है, आप इसे डिसेंटर्ड ग्लोबलिज्म के साथ लिंक कर सकते हो, आप इसे G0 के साथ लिंक कर सकते हो, ठीक है ना। मियर शाइमर, ये वही बात कर रखे हैं, दैट लिबरल ऑर्डर हैज फेल्ड, रिप्लेस्ड बाय अनस्टेबल मल्टीपोलर सिस्टम डिफाइंड बाय ग्रेट पावर कंपटीशन, रीजनलिज्म एंड इंटेंस सिक्योरिटी राइवलरी एटसेट्रा एटसेट्रा। The world has returned to structured realism with US, China and Russia competing for influence। थोड़ी देर पहले मैं इसी की बात कर रहा था। So suppose a question comes with respect to realism and with respect to relevance of realism, वहां you can bring in this idea of Mearsheimer, that with respect to present order, he has discussed the return of structural realism where US, China and Russia are competing for influence, reflected in conflicts across the world, whether it is West Asia or it is in Ukraine, या फिर टेंशंस इन साउथ चाइना सी। डन। ओके, सुजान आर शिनॉय, ये वही बात कर रहे हैं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैव लॉस्ट देयर रेलेवेंस, UN सिस्टम इज हैज सफर्ड। वे इफेक्टिवली, देखो किसी भी स्कॉलर का नाम लोगे, यहां तक आइडिया वही है कि जो मल्टीलेटरल ऑर्डर है वो सफर कर रहा है। ये जो इनका जो स्टेटमेंट है, सपोज क्वेश्चन कम्स विथ रिस्पेक्ट टू रिफॉर्म इन द UN सिस्टम या रिफॉर्म इन UNSC, वहां पे ऑल्सो यू कैन ब्रिंग इन हिज स्टेटमेंट, क्योंकि जो मल्टीलेटरलिज्म की बात हो रही है, मल्टीलेटरलिज्म का फेलियर मतलब UN का फेलियर, and that is why there is a need for reforming the UN system। आपको इसके अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है। ओके, PM मोदी ने वही बोल रखा है G20 में, बोथ इट्स मैंडेट ग्लोबल गवर्नेंस, प्रिवेंटिंग वॉर्स एंड फॉस्टरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये भी बात हो गई। UN के केस में भी आप ये लिख सकते हो, मल्टीलेटरलिज्म के केस में भी आप लिख सकते हो, डिक्लाइन ऑफ लिबरल ऑर्डर के केस में भी यू कैन मेंशन दिस स्टेटमेंट। अगेन एग्जांपल्स तो अपने पास भरे पड़े हैं। सिंगापुर का जो फॉरेन मिनिस्टर जॉर्जियो ने क्या बोल रखा, ये फॉर्मर मिनिस्टर हैं, दैट ट्रम्प इज फास्ट फॉरवर्डिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स मल्टीपोलरिज्म। क्यों? अब सपोज करो इसमें क्वेश्चन आता है, इंपैक्ट ऑफ ट्रम्प का जो टैरिफ वाला जो ड्रामा है, या इंपैक्ट ऑफ US प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज, US टॉकिंग अबाउट न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस।
तो ये उसी के रिगार्डिंग कहते हैं कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज हैं, इट इज मूविंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स मल्टीपोलरिज्म। क्योंकि अब तक जो यूएस का जो सॉफ्ट, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या, डिक्लाइन ऑफ सॉफ्ट पावर, डिक्लाइन ऑफ रिलायबिलिटी ऑन द यूएसए। ओके, शशि थरूर, ये वही बात हो रखी है, यूएन वगैरह वगैरह वगैरह, इट इज इन रिट्रीट। और उसकी जगह आ क्या रहा है, न्यू कंटेस्ट ऑफ लेजिटिमेसी इन विच चाइना इज इंक्रीजिंगली क्लेम्स द मेंटल ऑफ ग्लोबल स्टीवर्डशिप। ये वाला जो है, इफ यू हैव टू गिव एन आर्ग्यूमेंट अबाउट प्रो चाइना या फिर राइज ऑफ चाइना, वहां पे यू कैन ब्रिंग इन दिस स्टेटमेंट ऑफ शशि थरूर कि द जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर था 20th सेंचुरी का, वो डिक्लाइन हो गया है। नाउ देर इज अ कंटेस्ट फॉर लेजिटिमेसी एंड चाइना इज क्लेमिंग दैट मेंटल। क्यों? क्योंकि चाइना जो इकोनॉमिक लीडरशिप है, चाइना का जो टेक्नोलॉजिकल एसेंडेंस है, चाइना का जो मिलिट्री एसेंडेंस है, चाइना गोइंग फॉर क्रिएटिंग ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस, चाइना गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट एक टर्म आता है मिनीलैटरलिज्म। ये मैंने थोड़ा डिटेल में बता रखा, देखो इसके बाद हम इंडिया पर आएंगे। अब तक तो आई होप कि मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीपोलैरिटी, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सारे का सारा मामला क्लियर हो गया होगा। देखो मिनीलैटरलिज्म क्या है ना, कि इन पास्ट sometimes we have seen that rather than going for bigger groupings, there are creation of smaller groupings। जैसे इफ यू रिमेम्बर, मैंने कल बता रखा था सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI, जिसमें सिर्फ 3 ही है। इंडिया इज देयर, जापान इज देयर, ऑस्ट्रेलिया इज देयर। इंडिया हैज गॉन फॉर सिमिलर अदर ट्राइलैटरल्स। आप क्वाड को देख रहे हो, सिर्फ 4 ही नेशंस हैं। तो बात वही है कि क्या वर्ल्ड एक मिनीलैटरल कोऑपरेशन की तरफ जा रहा है? वाई? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि मल्टीलैटरल कोऑपरेशन इज फेलिंग। सो दैट इज वाई नेशंस आर गोइंग फॉर इशू बेस्ड एंगेजमेंट्स, कि जिन इशू जो हमारे जैसे क्वाड, मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक इज अ कॉमन इशू, सो क्वाड बन गया। सप्लाई चेन रेजिलियंस बनाना है, SCRI बन गया। सिमिलरली डेवलप, जो पहले भी था, डेवलप्ड नेशंस के अगेंस्ट एक काउंटर क्रिएट करना है, ब्रिक्स बन गया। BRIC उस समय ब्रिक ही था, वो बन गया। सो ये बात वही हो रही है मिनीलैटरलिज्म की। Why? Because there is a fragmentation of world order. So nations are shifting beyond bilateralism and multilateralism। बाई मतलब क्या हुआ, सिर्फ 2 नेशन। मल्टीलैटरलिज्म का मतलब ऑल हो गया या ज्यादा लोग हो गए। उसके बीच में नेशंस आर गोइंग फॉर क्रिएटिंग स्मॉलर ग्रुपिंग्स। फायदा इसका क्या है? क्योंकि जब स्मॉलर ग्रुपिंग्स हैं, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बिकम्स मच इजियर। ओके, एंड दिस ग्रुपिंग्स कैन बी फार मोर सक्सेसफुल। ओके, एग्जाम्पल क्या है? ये SCRA नहीं है, SCRI है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। देन क्वाड इज देयर, I2U2 है, इंडो ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया का। सो ऑल दिस डिफरेंट ट्राइलैटरल्स आर देयर। इसका पर्पस क्या है? मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक देख रखा है, हेजिंग अगेंस्ट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, ये जो चाइना, USA, रशिया को लेकर के जो अनसर्टेनिटी है, उसके अगेंस्ट दी स्मॉलर नेशंस, दे आर कोऑपरेटिंग अमंग देमसेल्व्स। तो ऊपर में जो हम बात कर रहे थे, व्हाट वाज दैट, बैरी बुजा का डिसेंटर्ड ग्लोबलिज्म। सो ये एक डिसेंटर्ड ग्लोबलिज्म का भी एग्जाम्पल है, दैट टू हेज अवे फ्रॉम दिस मेजर पावर कंफ्लिक्ट, मेजर पावर राइवलरी, द मिडल पावर्स आर कोऑपरेटिंग अमंग देमसेल्व्स, ओके, टू टैकल द इमर्जिंग चैलेंजेस। ये उसका भी एक एग्जाम्पल है, दिस मिनीलैटरलिज्म। स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक हो गया, हेजिंग अगेंस्ट ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो गया। एक इंडिया का के केस में हमारे इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। सो हम क्या बोलते हैं, रादर देन आइडियोलॉजी बेस्ड अलायंस, वी गो फॉर इशू बेस्ड अलायंस। तो ये आपका एक और एग्जाम्पल है इशू बेस्ड अलायंस का, कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के साथ एंगेज करने के लिए वी क्रिएट स्मॉलर अलायंसेस। ओके,
मल्टीपोलैरिटी को स्ट्रेंथन करता है, गोल स्पेसिफिक ग्रुपिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन आसान है, एंड इट हेल्प्स इन गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ ज्योग्राफी। हाँ, मिनीलेटरलिज्म का ये भी एक फायदा है, ये कोई रीजनल ग्रुपिंग नहीं है विच इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफी, रादर इट हेल्प्स इन ट्रांसेंडिंग द ज्योग्राफिकल लिमिट्स। ओके, बेनिफिट क्या क्या है? स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज कैन अवॉइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहां पे कंसेंसस अचीव करना मुश्किल है, काम करना, एजेंडा वगैरह कॉम्प्लेक्स है, इतने सारे डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, सो उससे फार बेटर है। देन इनका स्कोप बहुत नैरो होता है, इसलिए गोल अचीव करना ज्यादा आसान है। दे आर प्रैक्टिकल, एडेप्टेबल, इकोनॉमिकल एंड वॉलंटियर एटसेट्रा एटसेट्रा। enhance functional cooperation with like-minded countries, avoid geopolitical conflict. Okay, it facilitates economic cooperation on a much deeper level. Like-minded country एक साथ आ सकते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना। लिमिटेशन क्या क्या है? ये इसके साथ दिक्कत क्या है कि आप बड़े एजेंडाज को लेकर के नहीं चल सकते, जिसके लिए यू नीड अ बिगर कोऑपरेशन। जो ग्लोबल इश्यूज हैं, चाहे यू टॉक अबाउट टेररिज्म और यू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज और यू टॉक अबाउट ग्लोबल कॉमन्स, उन सब को आप मिनीलेटरलिज्म के थ्रू यू सिंपली कैन नॉट हैंडल, ठीक है ना। राजेश्वरी राजगोपालन क्या बोल रखी है? वही है जो इंडिया का इंटरेस्ट है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल ऑफ लॉ। राजेश्वरी राजगोपालन का न्यूक्लियर लेकर के भी बहुत सारे ओपिनियंस रहते हैं। ओके, पर्पस क्या है? तो लास्ट वाला लाइन पकड़ो, changing balance of power in the region and beyond. Since in the region and beyond there is a change in balance of power, rise of China, along with uncertainty with respect to the USA's commitment to the region, this is something which is pushing India towards minilateral cooperation. ओके, तो मेन इसके पीछे का रीजन क्या है? ये सब तो ठीक है, ये सब तो एरियाज हैं, ये सब इश्यूज हैं, बट उसके पीछे मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है दैट इन द रीजन द बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग, चाइना इज राइजिंग, and there are uncertainty with respect to US commitments. So like-minded nations in the region, they are coming, they are cooperating with each other in order to maintain stability and find solutions. Okay, विलियम टाउ क्या कहते हैं? It is not about completely replacing the existing alliances, rather complementing them. तो ये क्या कहते हैं कि मिनीलेटरलिज्म कोई नया फिनोमेना नहीं है, इट इज नॉट हियर टू रिप्लेस द मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, रादर कंप्लीमेंटिंग देम। क्योंकि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के बीच में जब कोऑपरेशन मुश्किल हो जाता है, देन दीज नेशंस आर गोइंग फॉर मिनीलेटरल कोऑपरेशन, क्योंकि वहां पे कोऑपरेशन ज्यादा आसान है। स्टीवर्ट पैट्रिक क्या कहते हैं? दिस एक्सप्लेन्स द फेलियर ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। सो देखो, पैरेलली यू हैव गॉट टू डिफरेंट ओपिनियन। जॉर्ज विलियम टॉ कहते हैं दैट दीज आर कंप्लीमेंटिंग, जबकि स्टीवर्ट पैट्रिक कह रहे हैं दैट दिस इज एक्चुअली अ फेलियर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है ना, ये तो हो रखा है। अब आ गया रोल ऑफ इंडिया। ये बताओ, इसके बाद और कौन सा टॉपिक चाहिए? रोल ऑफ इंडिया तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूं। कुछ ऐसा है जो लग रहा है कि बचा हुआ है? मतलब खत्म? नाइस। नहीं, फिर भी मैं कुछ कुछ देखूंगा। आई सी, अगर हो सके तो लेक्चर नहीं तो एटलीस्ट आई प्रोवाइड यू विथ सम एडिशनल, बोला ना
जैसे वो सोशलिज्म वाला, क्योंकि सोशलिज्म का रेलेवेंस है, न्यू लिबरलिज्म का रेलेवेंस, दोज कैन बी सम रेगुलर क्वेश्चंस। और उसमें देखो, और सपोज करो जो क्वेश्चन है जैसे कि न्यू लिबरलिज्म को लेकर के हो गया या सोशलिज्म को लेकर के हो गया, सो इन दोज क्वेश्चंस, ओके, यू मस्ट हैव गॉट द स्कॉलर्स, बट मोर इंपॉर्टेंट बिकम्स लिंकिंग द ongoing इवेंट्स। जैसे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म, तो सोशलिज्म के उस फ्रेमवर्क में अभी जो आइडिया ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की आप बात कर रहे हो, या फिर इवन नियो लिबरल स्टेट्स, दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर दिस वेलफेयर पॉलिसीज को लेकर के आप बात कर रहे हो, इंक्रीजिंग ग्लोबल इनइक्वालिटी को लेकर के और टैकल करने को लेकर के है। सोशलिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया आ जाएगा, बस मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ एआई। क्योंकि यू नो कि जब एआई आ रहा है, तो एआई के कारण ऑब्वियसली द ग्लोबल इनइक्वालिटीज आर गोइंग टू इंक्रीज, राइट? जॉब लॉसेस विल बी देयर, क्वालिटी जॉब्स या फिर गुड जॉब्स ऑब्वियसली विल डिक्लाइन, क्योंकि इट इज द मशीन हु विल बी रिप्लेसिंग पीपल। तो वैसे में बताओ, वैसे में उस चैलेंज को कैसे टैकल करना है? सो दिस इज वेयर सोशलिज्म विल कम इन टू प्ले। ओके, सोशलिज्म कहो या सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स कहो, और प्रभात पटनायक जो हैं, प्रभात पटनायक यही कहते हैं कि ये जो चैलेंजेस इमर्ज हो रहा है बिकॉज ऑफ सोशलिज्म, ऐसे में प्रॉपरली बैलेंस करना और इनइक्वालिटीज को टैकल करना या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करना, उसके लिए इट इज द सोशलिस्ट प्रिंसिपल विच विल बी हेल्पफुल। तो समझे, करंट इश्यूज में भी आपके जो एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज हैं, जबकि जो आपका नियो लिबरल प्रिंसिपल है वो एआई के एरा में इट विल फर्दर एग्जर्बेट ग्लोबल इनइक्वालिटीज, ग्लोबल चैलेंजेस। ओके, तो समझे, जो ऑन गोइंग इश्यूज हैं इनको भी आपको लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ ये सब पर क्या चाहिए? हैंडआउट पकड़ा दूं या फिर थोड़े बहुत डिस्कशंस भी चाहिए? विश्वास करो, मेरे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को मैंने ये सब डिस्कस किया है। अभी जस्ट मैंने सोशलिज्म खत्म किया। इनफैक्ट कल फ्राइडे को से मार्क्सिज्म स्टार्ट होना था, मैंने क्लास ऑफ कर दिया था। मंडे से आई विल बी स्टार्टिंग विथ मार्क्सिज्म। नहीं, मार्क्सिज्म स्टार्ट हो रखा था, लेनिन का तो पहला वाला टॉपिक मैंने डिस्कस कर ही दिया था। चलो ठीक है, मैं हैंड आउट पकड़ा दूंगा। वैसे भी आई नो वीडियोस टेक मोर टाइम, बट ठीक है, इफ देर आर अदर स्टूडेंट्स, आप टेलीग्राम वगैरह पर बता देना, जैसा टाइम अगर अवेलेबल रहेगा आई विल डेफिनेटली डू इट। ठीक है। सो नाउ कमिंग टू रोल ऑफ इंडिया, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है ना। सो रोल ऑफ इंडिया, तो देखो, याद रखना, आप में से आंसर में कुछ लोगों ने क्या लिख रखा है, कुछ लोग क्या, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की मैं बात करता हूं, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है, शो ऑफ के लिए जाना। ही टॉक्स दैट इंडिया वांट्स टू अचीव हेजेमनी, इंडिया वांट्स टू मेंटेन हेजेमनी। ये गलत है। इंडिया नेवर डिजायर्स फॉर दैट हेजेमनी। नो डाउट हमारे अंदर में होगा, बट ऐसा हमने कभी नहीं बोला है। सो नेवर अटैच द वर्ड हेजेमनी, ग्लोबल हेजेमनी विथ इंडिया। ओके, what we want to be a leading power. We call ourselves as a southwestern power, represent having, जो वैल्यू सिस्टम है वो वेस्ट का है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन या लोकेशन है वो साउथ का है। वी टॉक अबाउट इशू बेस्ड अलायंसेस। ओके, और अभी जब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल ऑर्डर इज इन अ फ्लक्स, यूएसए इज इन अ स्टेट ऑफ रिलेटिव डिक्लाइन, चाइना ऑन द राइज, और ऐसे में क्या है,
कि इंडिया बिकम, मैंने कल भी ये डिस्कस किया था व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट चाइना, इंडिया बिकम्स दैट आइडियल बैलेंस, जो कि यूएसए भी अपने साथ चाहता है, चाइना भी अपने साथ चाहता है। तो अभी जस्ट हमने देखा कि इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ मनूवरिंग स्पेस, बट हमें सिर्फ मनूवरिंग स्पेस नहीं चाहिए, रादर नाउ इंडिया इज विलिंग टू टेक फार ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कैसे हमने किया है? हमने इंश्योर किया है दैट इन द इंडियन ओशन रीजन वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। We have gone for different set of engagements, whether it was BRICS, SCO, Quad, I2U2, so that in the different regions we continue to have our presence. Then our economic diplomacy, we have gone for signing free trade agreements. We have gone for even further opening up our economy. For the nations of global south, जब G20 हुआ, we picked up the agenda of nations of global south, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग हो, चाहे वो WTO को रिगार्डिंग हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो G20 में अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप के बारे में हो, चाहे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की बात हो। In terms of humanitarian assistance, we have gone for HADR, that is humanitarian assistance and disaster relief operations. India has always been the first responder in the times of crisis across the world. इसके सारे के सारे एग्जांपल्स आपको पता हैं ही। Then during COVID-19, India went for vaccine matter initiative, providing vaccine to the nations of global south, more than I think 120 nations. Militarily, जो लोवी इंस्टीट्यूट का जो एशिया पावर इंडेक्स है, उसमें उसने बोला है कि इंडिया इज द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन एशिया आफ्टर यूएस एंड चाइना। Okay, so militarily we are expanding ourselves. Economically, we are the fastest growing major economy. India has also gone for taking up infrastructure projects, whether it is Chennai Vladivostok Maritime Corridor, or it is INSTC, or it is about Asian Trilateral Highway, or it is about Asia Africa Growth Corridor. और बाकी तो हर जगह जो हमारा है HICDPs, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेशन, या फिर ग्लोबल साउथ में अगर आप नेबरहुड में बात करोगे तो चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में, जब एनर्जी क्राइसिस था, बांग्लादेश को हेल्प देना था, इकोनॉमिक क्राइसिस में श्रीलंका को हेल्प देना था। सो इन दिस वे इंडिया है। बाकी देखो, बाकी UNSC वगैरह वाला, UNPKF के थ्रू इंडिया का डिप्लॉयमेंट, all those things are their commitment to the UN-led order. Our commitment to this nuclear disarmament and no first use policy, non-proliferation का impeccable record. So all of this indicates about India's position in the global order. ठीक है, अब देख लो, यही कुछ कुछ चीजें लिखी होंगी, थोड़ा बहुत देखो लिटरेचर है सब, हाँ कुछ कुछ और लिखा हुआ है। We are not merely a critique of existing order, rather we have gone for taking far bigger responsibility. जैसे कि पेरिस क्लाइमेट डील में जो इंडिया का कमिटमेंट है, एंड इंडिया हैज बीन अमंग द बेस्ट परफॉर्मर्स। साइमल्टेनियसली हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है? यू हैव गॉट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI आपको अभी जस्ट बताया, वैक्सीन मैत्री आपको जस्ट बताया, एंड इसके साथ साथ वैसे पता नहीं ये कब कुछ होगा नहीं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाला भी प्रोजेक्ट है रिन्यूएबल के लिए, इशू बेस्ड कोalition के लिए हम गए हैं, ठीक है ना। क्वाड इज देयर, SCO इज देयर, ब्रिक्स इज देयर, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। G7 में इंडिया का रेगुलर प्रेजेंस, एंगेजमेंट विथ डिफरेंट nations who are in conflict with each other, whether it was with Russia and Ukraine, as well as with Iran, Gulf nations and Israel. Okay, so that is why nations, they have actually, जैसे कि if you talk about यूक्रेन ने कहा था कि भैया इंडिया तुम ही आके नेगोशिएट करवा दो, क्योंकि कोई और तो करवाने वाला है नहीं। देन विथ रिस्पेक्ट टू, अगर आप एड डिप्लोमेसी की बात करो, अफ्रीकन कंट्रीज को $10 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट था। ओवरऑल हमारा जो एड है, दैट नाउ इंडिया रादर देन अ रिसीवर ऑफ एड, इंडिया इज नाउ अ डिसबर्सर ऑफ एड फॉर द नेशंस ऑफ ग्लोबल साउथ।
ओके, सो ये सारे के सारे आप जो देख रहे हो ये सब फैक्ट्स हैं। तो आप इन फैक्ट्स को भी लिखोगे, फैक्ट्स के साथ आप स्कॉलर्स का नाम दे करके आर्ग्यूमेंट एंड एक्सप्लेन करोगे। राजीव भाटिया क्या कहते हैं, दैट इंडियाज करेंट फॉरेन पॉलिसी इज रियल पॉलिटिक प्लस, ठीक है ना, इट इज बेस्ड इन द नुआंस्ड बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। अगर क्वेश्चन आता है चेंजिंग चेंजेस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, तो कंटिन्यू, अगर कंटिन्यूटी रहा तो कंटिन्यूटी, चेंजेस रहेगा तो चेंजेस, उसके बाद आप इस लाइन के साथ कर सकते हो दैट इंडियाज, जो ये है ना, जो रियल पॉलिटिक देख रहे हो ये तो प्योरली इंटरेस्ट है, बट ये जो प्लस है ना, दिस इज टॉकिंग अबाउट वैल्यूज। क्योंकि वेदर इट वॉज रशिया यूक्रेन, हमने कहा शांति के लिए, वेस्ट एशिया वी आर टॉकिंग अबाउट पीस, डिस्पाइट हैविंग गुड रिलेशंस विथ इजराइल वी हैव गॉन फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ओके, ग्लोबली चाहे वो टर्की के साथ भी था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमने दिया। वही क्या कहते हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी तो मेन ड्राइवर है ही, बट ऑल्सो इट इज ऑल्सो अबाउट नेशनल स्टैंडिंग एटसेट्रा एटसेट्रा वगैरह, ठीक है ना। मेनली बस ऊपर का इतना याद रखना, रियल पॉलिटिक प्लस बैलेंसिंग इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। डेरेक ग्रॉसमैन, व्हाट डज ही से, ही टॉक्स अबाउट नॉन अलाइनमेंट की जगह इंडिया हैज शिफ्टेड टू मल्टी अलाइनमेंट एंड ऑल वेक्टर हेजिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। और यहां पे व्हाट इंडिया हैज ट्राइड टू डू, कि किसी भी तरह के तरीके से आई डू नॉट अलाइन विथ वन स्पेसिफिक नेशन, रादर आई नीड टू अलाइन विथ अदर्स। एग्जाम्पल क्या है, यूएसए के साथ हम क्वाड में बैठे हुए हैं, चाइना के साथ हम एससी और ब्रिक्स में बैठे हुए हैं, रशिया के साथ वी कंटिन्यू टू प्रोक्योर एनर्जी डिस्पाइट यूएस सैंक्शंस। सो ये सब क्या इंडिकेट करता है, ये सब सिंपली वही इंडिकेट करता है that we are engaging with all rather than in aligning or sidelining or identifying with one particular nation, ठीक है ना। और इसका पर्पस क्या है, कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा इवन इफ द ग्रेट पावर कंपटीशन इज इंटेंसिफाइंग। अब सी राजा मोहन क्या कहते हैं, दैट व्हाट इंडिया शुड डू इन दिस टर्बुलेंट टाइम। सबसे पहले रेसिप्रोसिटी, किसी ने तुम्हारी मदद की है तुम उसकी मदद करो, फॉर एग्जांपल यूएई के केस में, ठीक है ना। यूएई के केस में इंडिया स्टूड विथ यूएई। डाइवर्सिफिकेशन, रादर देन लिमिटिंग विथ वन पार्टनर गो फॉर एंगेजिंग विथ मल्टीपल, ये सारे का सारे एग्जाम्पल है। फ्री ट्रेड एंगेज करो यूरोप के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑल दीज नेशंस वी हैव गॉन फॉर एंगेजमेंट। स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी इज नीडेड so that at different times we can navigate with dexterity. Strategic expansion and domestic renewable, ये अगर नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा स्पेस जाएगा, उतना ज्यादा अपने पास स्पेस होता है नहीं, डिपेंडिंग अगर स्पेस है तो कर देना। नेक्स्ट, लोई इंस्टीट्यूट जो अभी जस्ट मैंने बताया, एशिया जो एशिया पावर इंडेक्स है, इसमें क्या है कि इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन, ठीक है ना। यूएस इज, और यहां पे सपोज करो क्वेश्चन इज अबाउट द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, चाइना असेंडेंस यूएसए डिक्लाइन, वहां पे यू कैन ब्रिंग इन दिस आइडिया कि जो एशिया पावर इंडेक्स है लो इंस्टीट्यूट का, उसके अंदर क्या बोल रखा है, दैट इज यूएसए इज लूजिंग ग्राउंड टू चाइना इन मिलिट्री कैपेबिलिटी, ठीक है ना। एंड इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, द गैप बिटवीन promise and reality it remains. India, though India is the third power, but the differential between the third and the second is too big. Okay, जनरल द्विवेदी, ये स्टेटमेंट मैंने क्यों दिया है, ये स्टेटमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ। अभी मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स दिए, तो जनरल द्विवेदी ने क्या बोल रखा है कि चाइना का जो राइज है, इट हैम्पर्स इंडिया एफर्ट टू बी अ नेचुरल लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। इसके कारण इंडिया ग्लोबल साउथ का नेचुरल लीडर नहीं बन पाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शशि थरूर आ रखे हैं, इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स है ही है, ठीक है ना।
कि इंडिया ने जो स्टेप इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स को अलाइन किया है, दिस अलाइंस विद द नीड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया एंड सी राजा मोहन फ्रॉम अ बैलेंसिंग पावर टू शेपिंग द बैलेंस ऑफ पावर। ओके, जो हमने देखा था ना दैट वेदर इट इज चाइना और यूएसए, दे वांट इंडिया, दे लुक एट इंडिया एज अ बैलेंसिंग पावर, कि इंडिया जिसके साथ रहेगा उस पलड़ा उसका भारी रहेगा। सो वी डू नॉट वांट टू बी अ बैलेंसिंग पावर, ये भी दिमाग में डाल लेना। बैलेंसिंग पावर दूसरे नेशंस कहते हैं, वी डू नॉट वांट टू बी अ बैलेंसिंग पावर, वी डू नॉट वांट टू टेक दैट साइड्स। सो सिराज अमोन क्या कहते हैं, फ्रॉम अ बैलेंसिंग पावर टू बी अ नेशन शेपिंग द बैलेंस ऑफ पावर। हर्ष पंत, इंडिया का ये सब जो मेंबरशिप है, अगेन दिस इज टॉकिंग अबाउट इंडियाज राइज, कि जो डिफरेंट रीजन्स में, वेदर इट इज यूरेशिया, वेदर इट इज इन द इंडो पैसिफिक, वेदर इट इज इन द इकोनॉमिक डोमेन थ्रू ब्रिक्स, एससीओ, ब्रिक्स क्वाड, ये सब क्या रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम अ रीजनल टू अ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एक्टर। जोसेफ नाई एज यूजुअल एक ही बात करेंगे, ही विल टॉक अबाउट सॉफ्ट पावर, कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आप अपने डेमोक्रेसी, आप अपने कल्चरल वैल्यूज को लेकर के चलो। एंड व्हाट डॉक्टर जयशंकर ने क्या बोल रखा है, तो ये भी एक चीज है जो आपको थोड़ा याद रखना है, दैट व्हाट वी वांट, हम सुपर पावर नहीं बनना चाहते, वी वांट टू बी अ लीडिंग पावर रादर देन अ merely a balancing power. Okay, we want to lead the world in different issues. India's foreign policy is guided by strategic autonomy, issue-based partnership, and pursuit of national interest. Engage constructively with diverse partners in a multipolar world. मैंने ये सब चीजें तो पहले बता ही रखी हैं। दो चीजें इसमें है, क्या क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड इशू बेस्ड अलायंसेज या इशू बेस्ड पार्टनरशिप। इशू बेस्ड अलायंस लिखो, पार्टनरशिप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बट बेटर है पार्टनरशिप ही लिख देना, क्योंकि अलायंस को ना थोड़ा दूसरे तरीके से लिया जाता है। एंड व्हाट डज जकारिया से, इट इज वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। हाउएवर, प्रॉब्लम कहां लाई करता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ओके, तो ये था ओपिनियन विथ रिस्पेक्ट टू इंडियाज राइज, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट इंडिया शुड डू, व्हाट इंडिया इज डूइंग। ऊपर में ग्लोबल हो गया, ये इंडिया का हो गया। और बताओ इसमें और कुछ है, इंडियाज राइज में मैंने आपको एग्जांपल्स पहले बता दिए, वो सारे एग्जांपल्स डाल लेना, उसके साथ आप सप्लीमेंट करने के लिए डाल लोगे। अब चैलेंजेस इंडिया के केस में क्या क्या रहेंगे, एक तो जो ग्लोबल ऑर्डर है, राइट, इंस्टेबिलिटी जो इंडिया के नेबरहुड में है, साउथ एशिया में जो चैलेंजेस है, lack of integration in South Asia, and in order to be a major player at the global level, first you need to be a major player in your own region, या फिर in you need to be accepted as a leader in your own region। इसमें जो पाकिस्तान है, चाइना को लेकर के जो प्रॉब्लम है, जो वेस्ट एशिया में हम कंफ्लिक्ट देख रखे हैं, ओके, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में जो इंडिया का जो वो नॉट सफिशिएंट, डिफेंस के केस में जो डिपेंडेंसी अभी भी बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप में देयर आर स्टिल चैलेंजेस। ओके, सो दीज आर द कंसर्न्स दैट यू विल टॉक अबाउट, दोज आर द अचीवमेंट्स, दीज आर द कंसर्न्स। उसके बाद ओपिनियन लेकर के आप सिंपली कंक्लूड कर दोगे। ओके